गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए इसी के साथ एक हम लोग स्कूल जेंडर सोसाइटी सब्जेक्ट के एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है आज का जो टॉपिक है वो चुनौतीपूर्ण लिंगों के असमानता से तात्पर्य, मीनिंग ऑफ चैलेंजिंग जेंडर एंड इनइक्वालिटी। यहाँ पे हम इस टॉपिक में हम लोगों को जो बात करना है वो है जो हमारा चुनौतीपूर्ण लिंग। यहाँ चुनौतीपूर्ण लिंग किसको कह सकते हैं? लिंगों को अगर हम लोग देखें अगर जब हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे जो चर्चा किए थे कि जेंडर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं या फिर मनुष्य प्रजाति 3 जेंडरों में डिवाइड है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, जिसमें से हम लोगों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मुख्य रूप से 2 ही जेंडर मनुष्य में देखने को मिलते हैं और इन्हीं के योग को हम लोग जेंडर के रूप में संबोधित, इन्हीं की क्रिया प्रतिक्रिया को जेंडर के रूप में संबोधित करते हैं। चलिए अब इसी के साथ हम लोगों को देखना है कि जो चुनौतीपूर्ण लिंग है, यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि एक हमारे जो समाज में है, समाज में स्त्री और पुरुष, ये दो जेंडर मुख्य रूप से विद्यमान होते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि अब इस समाज में जो भारतीय समाज जो है, भारतीय समाज प्रारंभ से ही पुरुष प्रधान समाज रही है। यहाँ इसमें पुरुषों का मुख्य रूप से मुख्य योगदान रहा है और पुरुष क्या है कि हर एक क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में वो उनका प्रथम स्थान रहा है। और एक चीज हम लोगों को देखना है कि पुरुष और स्त्री, अगर इन लोगों को इनकी अगर हम लोग तुलना करें तो पुरुष स्वाभाविक रूप से स्त्री के मुकाबले में या फिर स्त्री के तुलना में फिजिकली थोड़ा स्ट्रांग होते हैं। फिजिकली स्ट्रांग होने के कारण ये आज हम जो समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है, जिसको हम लोग पृथ्वी सत्रात्मकता में पढ़े कि जिस समाज में या फिर जिस घर में पिता का अधिकार होता है या फिर किसी एक पुरुष का स्त्रियों का अधिकार होता है, उसे पृथ्वी सत्रात्मकता कहते हैं। अब इस चीज की अगर समानता, अगर हम लोग ये पूरी जनसंख्या, अगर हम एक समाज की इस समाज की अगर पूरी जनसंख्या की बात करें तो इसकी जितनी भी जनसंख्या, समाज में जितनी भी जनसंख्या होगी उसमें आधा पुरुष और आधी महिलाएं होती हैं। अब इसमें से हम लोगों को देखना है कि अगर केवल पुरुष एक्टिव हैं, अगर केवल पुरुष वर्क कर रहे हैं, अगर प्रतिशतमकता समाज है तो केवल पुरुष एक्टिव हैं और पुरुष प्रधान समाज में पुरुष अपना प्रथम स्थान पे होते हैं, तो जिनके कारण इनके तुलना में स्त्रियों का कार्य कर पाना, स्त्रियों का अपना जन्मजात गुणों को विकसित कर पाने में काफी दिक्कत उत्पन्न होती है। और इसी दिक्कत के कारण हम लोग स्त्रियों की जो सेकंड जेंडर है इसको हम लोग फर्स्ट जेंडर कर सकते हैं और इसको हम लोग सेकंड जेंडर कर सकते हैं। तो जो हमारे पास स्त्री जो है सेकंड जेंडर है, जिसके पुरुष प्रधान समाज होने के कारण स्त्रियों के समक्ष अपने विकास में वृद्धि और विकास में जो दिक्कतें उत्पन्न होती हैं या फिर जो भी चैलेंजिंग फेस करना पड़ता है समाज में, उसे उस चैलेंज को हम लोग चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि चुनौतीपूर्ण लिंग का मतलब होता है अर्थात कि स्त्री रूपी जो जेंडर है इसके समक्ष किन किन क्षेत्रों में चैलेंज है, किस किस क्षेत्रों में चुनौतियां हैं, उन क्षेत्रों को अचीव करने के बाद, उन क्षेत्रों में उत्तीर्ण होने के बाद ही स्त्री क्या करेंगी कि पुरुषों के समानांतर हो पाएंगी और कार्य में वृद्धि हो पाएगी, जिससे वह व्यक्तिगत भी वृद्धि कर सकती हैं और उसके साथ साथ इनडायरेक्ट अपने राज्य का भी वृद्धि कर सकती हैं। तो इसीलिए आज हम लोगों को देखना है कि स्त्रियों के समक्ष अगर हम लोग स्त्रियों का विकास चाहते हैं, फीमेल्स को हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, तो एक चीज और भी बात आती है कि स्त्रियों को इन चुनौतियों को ये जो चुनौतियां हैं, यहाँ पर हम लोग जो लिखे हैं कुछ चुनौतियां लिखे हैं, कुछ एरियाज लिखे हैं, इस एरियाज को स्वीकार करना होगा और इसे अचीव करने के लिए अपना पूर्ण योगदान भी देना होगा, तभी जाकर हम पुरुषों के अकॉर्डिंग खड़े हो पाएंगे या फिर समानांतर विकास हो पाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो पहला क्षेत्र है वो है हमारा शैक्षिक क्षेत्र। अगर हम लोग शैक्षिक क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र
प्रारंभ से ही हम लोग देखे हैं कि भारतीय समाज में पुरुष प्रधान होने के कारण बालकों को अधिक महत्व दिया जाता है। बालकों की शिक्षा व्यवस्था या बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू से ही परिवार या फिर राज्य या फिर समाज उसमें काफी बल देता है, सहयोग करता है। उसकी तुलना में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने में कम महत्व दिया जाता है और उन्हें घर के कामकाज में अधिक व्यस्त रहने पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो शिक्षा का क्षेत्र है, स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में अचीव करना पड़ेगा, इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। हमको स्त्रियों को शिक्षा में उन्नति करना होगा और शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो विकसित करती हैं तो उनका बेहतर से बेहतर व्यक्तित्व का विकास हो पाएगा और उससे उनका सामाजिक और सर्वांगीण विकास हो पाएगा। दूसरा जो क्षेत्र होता है हमारा सामाजिक क्षेत्र में अगर हम लोग बात करते हैं तो आज अगर हम लोग सामाजिक क्षेत्र के अगर हर एक प्रशासनिक बात करें, राजनीतिक बात करें या फिर व्यवस्था के रूप में पद की बात करें तो वहाँ पर पुरुषों का अधिक स्थान देखने को मिलता है स्त्रियों की तुलना में। स्त्रियों का कार्य अधिकतर घर तक ही सीमित रहता है, घर तक ही सारी क्रिया प्रतिक्रियाओं में उनका योगदान रहता है। लेकिन अगर हम लोग समाज में बेहतर डेवलपमेंट चाहते हैं तो स्त्रियों का विकास कार्य क्षेत्र जो है वो समाज में अपना योगदान रूप विकसित होना पड़ेगा। और इससे हम लोग देख सकते हैं कि स्त्रियों के सामाजिक क्षेत्रों में योगदान से उनका जन्मजात गुणों के आधार पर उनका विकास हो पाएगा और सामाजिक उन्नति को देखने को मिल पाएगा। आर्थिक क्षेत्र, अब आर्थिक क्षेत्र के रूप में अगर हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी समाज में पुरुषों को आर्थिक रूप से मजबूत माना गया है और वो क्योंकि वो आर्थिक रूप से अर्थ को काम करते हैं, काम काज उनका मुख्य रुचि होता है, जिसके कारण से उनके पास पुरुष आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, घर संचालन में के योग्य हो पाते हैं। लेकिन स्त्रियों को आर्थिक रूप से पुरुषों पे आश्रित होना रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि हर वक्त पुरुषों पे ये आश्रित होती हैं, जिसके कारण क्या होता है इनका किसी भी तरह से आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे होता है कि आर्थिक क्षेत्र से अगर स्त्रियां स्वतंत्र होती हैं, इनके पास आर्थिक रूप से एक चैलेंज स्त्रियों के पास एक चैलेंजिंग है, एक चुनौती है कि वो आर्थिक रूप से संपन्न हो पाए। और आर्थिक रूप से तभी संपन्न हो पाएंगे जब इन क्षेत्रों को और इन चुनौतियों को स्वीकार करेंगी और इन क्षेत्रों में अपना बेहतर वृद्धि और विकास करेंगे और बेहतर डेवलप होकर इन क्षेत्रों में उत्तीर्ण होंगे तो उनका बेहतर से बेहतर आर्थिक विकास हो पाएगा। दूसरा, उसके बाद हम लोगों का जो है व्यापारिक क्षेत्र में अगर हम लोग कहते हैं तो व्यापार को अगर हम लोग देखते हैं तो मुख्य रूप से अगर इसमें देखा जाए तो पुरुष इसमें अत्यधिक संख्याओं में पाए जाते हैं। पुरुषों व्यापार के क्षेत्र में मुख्य रूप से पुरुष ही अपना आधिपत्य को जमा रखे हैं और इसके लिए हम लोगों को देखना है कि स्त्रियां अगर व्यवसायिक क्षेत्र में अपना योगदान देती हैं, अपने चैलेंज को फेस करती हैं, व्यवसाय करती हैं, घरेलू व्यवसाय, कुटीर व्यवसाय, छोटे छोटे कामकाज जिसको शैक्षिक प्रशिक्षण के माध्यम से अगर कुछ वर्क सीखती हैं तो उसके माध्यम से भी वो छोटे छोटे वर्क को करके व्यवसाय को बड़ा कर सकती हैं, चला सकती हैं, जिससे वो व्यवसायिक क्षेत्र में भी अपना योगदान दे सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र भी हम लोग देख सकते हैं कि ये भी स्त्रियों के लिए एक चैलेंजिंग क्षेत्र है। राजनीति के क्षेत्र में पुरुष पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से विकसित हो गए हैं, जिसके कारण से स्त्रियों को राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान और सहयोग देने में काफी असंतुलित माहौल मिलता है और स्त्रियों को इस क्षेत्र को, राजनीतिक क्षेत्र को स्वीकार करना होगा, जिसके माध्यम से वो अपना राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना योगदान दे और उनका विकास हो सके। उसके बाद से सांस्कृतिक क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर हम लोग देखते हैं तो मुख्य रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होते हैं उसका अरेंजमेंट, उसकी व्यवस्था पुरुष के ही द्वारा होती है। स्त्रियां जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उन व्यवस्थाओं को संचालन करने का योगदान कार्य करती हैं और जिसमें हम लोग देखते हैं कि स्त्रियों के लिए सांस्कृतिक क्षेत्र भी एक चैलेंजिंग फील्ड के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद से भाषीय क्षेत्र, अब भाषीय क्षेत्र की अगर
अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पुरुष क्या होते हैं, समाज में कई स्थानों पे जाते हैं, कई राज्य में जाते हैं, कई देश में जाते हैं, लेकिन स्त्रियां केवल एक ही स्थान पे केंद्रित होती हैं, जिसके कारण उनके पास कुछ ही भाषाओं का ज्ञान होता है, अत्यधिक भाषाओं का ज्ञान नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह एक संकुचित भाषीय प्रक्रिया के अंतर्गत ही रह पाती है। लेकिन ये इनके लिए चैलेंजिंग है। अगर इसे वो सॉल्व करती हैं, अगर स्त्रियां इसे स्वीकार करती हैं तो वह बेहतर से बेहतर अपना लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकती हैं, और लैंग्वेज के विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज के विकास से वह अन्य कार्य को या अन्य भाषाओं को समझ पाएंगे और बेहतर से बेहतर परिणाम को दे पाएंगे। जलवायु कारक, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा भारतवर्ष हर एक क्षेत्र में अलग अलग जलवायु पाई जाती है, और जलवायु के आधार पर हर एक क्षेत्र में जेंडर का विकास भी अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें फिजिकली और मेंटली या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से हर एक रूप से हम लोग फिर जलवायु का जेंडर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जिस तरह की जलवायु होती है उस तरह का जेंडर का विकास भी होता है। कहीं पे हम लोग देखते थे इस स्थिति में स्त्रियों को इस जलवायु रूपी वातावरण को भी फेस करना पड़ेगा, और जिसके माध्यम से इसमें वो बेहतर से बेहतर विकास कर सके। उसके बाद से लैंगिक क्षेत्र कहने का मतलब है कि जेंडर की जो जेनेटिक क्वालिटी है, जिसमें जेनेटिक क्वालिटी का जो जेनेटिक रूप से उसे प्रदान हुआ, मानसिक रूप से जो प्रदान हुआ, अगर मेल है फीमेल है या फिर जिस तरह का भी जेंडर है उसमें कुछ जेनेटिक क्वालिटी होता है, उस क्वालिटी को भी फेस करना पड़ता है, जिसके कारण वह उन गुणों के साथ साथ अपने विकास को करे और बेहतर से बेहतर अपने समाज के लिए और अपने कार्य के लिए विकसित कर पाए। उसके बाद से राष्ट्रीय क्षेत्र, अब यहाँ पे देखा जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पे स्त्रियों को कि स्त्रियां जो प्रत्येक राष्ट्र में आधी जनसंख्या जो स्त्रियों की होती है, उन स्त्रियों को किस तरह से वो फेस कर पा रही हैं, कि अपनी समस्याओं को किस तरह फेस कर पा रहे हैं, अपनी समस्याओं को किस तरह से सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, वहाँ के उस राज्य की या फिर उस देश का प्रशासनिक व्यवस्था स्त्रियों की समस्याओं को सॉल्व करने में कितना योगदान दे पा रहा है, और कितना बेहतर तरीके से उस देश में बेहतर से बेहतर स्त्रियों का विकास और वृद्धि किया जा सकता है। उसके बाद से जो 11 नंबर पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। अब यहाँ पर देखा जाता है कि स्त्रियां जो है ये जेंडर का, अगर स्त्री और पुरुष की अगर हम लोग बात करें तो पूरे विश्व में अगर मनुष्य को अगर देखा जाए तो 2 जेंडरों में विभक्त है, मेल और फीमेल। अब ये पूरा विश्व में मेल और फीमेल सामान्य रूप से विभाजित है, और प्रत्येक देश या पूरे विश्व की महिलाओं के लिए ये क्षेत्र खुला हुआ है, जिसमें महिलाओं के वृद्धि और विकास से उस राज्य का ही नहीं, उस देश का ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग स्त्रियों के विकास से, उनके जेनेटिक गुणों को विकास से उनमें बेहतर से बेहतर मूल्यांकन कर पाएंगे, और उन गुणों के आधार से हम बेहतर से बेहतर इनको स्त्रियों में उनके जेनेटिक गुणों को विकास के माध्यम से हम बेहतर से बेहतर उनके इनके कार्य से देश और राज्य और इन स्त्रियों के विकास को बेहतर मूल्यांकित कर पाएंगे। ये हो गया हम लोगों का 11 पॉइंट, जिसमें हम लोगों को ये मुख्य रूप से देखना था कि स्त्री के पास जो क्या किस फील्ड में प्रॉब्लम्स आते हैं, किन किन फील्डों में दिक्कत आती है, और उन्हें अचीव करने के बाद ही वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में सक्षम हो पाएंगे। और ये सारा क्षेत्र है जिसके माध्यम से स्त्रियां इन सारे क्षेत्रों में अचीव करेंगे, उत्तीर्ण होंगी, या फिर इन सारे क्षेत्रों में को स्वीकार करेंगी, तभी जाकर वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगी, और जिसका परिणाम व्यक्तिगत विकास भी है, और व्यक्तिगत विकास के साथ साथ राष्ट्र और समाज का भी विकास दोनों देखने को मिलता है। इस तरह से ये फेस करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि स्त्रियों के पास जो चुनौती की प्रक्रिया आती है, चुनौतीपूर्ण लिंग है, तो ये स्त्रियां चुनौतीपूर्ण लिंग को हम लोग जो सेकंड जेंडर है, सेकंड जेंडर स्त्रियों को ही चुनौतीपूर्ण लिंग कहा जाता है, और इनके समक्ष ये सारी समस्याएं आती हैं, और इन समस्याओं को समाधान के लिए इसमें कार्य किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना, धन्यवाद।